एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, लेट्स रिवाइज फर्स्ट देन विल गो अहेड। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और चैनल को ढेर सारा प्यार देना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट हमने देखा है कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ओके। देन हमने देखा है इसकी कौन कौन से इसके फीचर्स है। पहला डी लाइसेंसिंग है, एबोल्यूशन ऑफ मोनोपोलीज, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। देन हमने देखा है स्टूडेंट्स एनकरेज टू स्मॉल सेक्टर, एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस पब्लिक रोल, देन ट्रेड लिबरलाइजेशन, रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें लिबरलाइजेशन को डिस्कस किया था। लाइक लिबरलाइजेशन के क्या क्या मेजर्स है, लिबरलाइजेशन क्या होता है। बेसिकली लिबरलाइजेशन होता क्या है, जहाँ पर एक प्रोड्यूसर को फ्री इकोनॉमिक डिसीजन लेने का पूरा अधिकार होता है, यानी कि वो अपने कंज्यूमर और अपने ओनरशिप को लेते हुए अपने हिसाब से क्या करेगा, गुड्स को प्रोड्यूस करेगा और जहाँ दिल करे वहाँ पर क्या करेगा, ट्रेड करेगा। सो लिबरलाइजेशन रिफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम और इकोनॉमिक और फ्री फॉर इकोनॉमिक्स डिसीजन। इट मीन्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, ओनर ऑफ factor of production are free to take decision to promote their self-interest. Adam Smith in his book Wealth of Nations suggests that economic liberalization, तो हमने इसमें कुछ मेजर्स देखे हैं। पहला फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, दूसरा फ्रीडम फॉर एक्सपांशन एंड इंडस्ट्रीज। अगर एक प्रोड्यूसर या एक मैन्युफैक्चरर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है, इंडस्ट्री को एक्सपांड करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। देन फेरा, रिफॉर्म्स इन फेरा, फेरा को रिप्लेस करके फेमा में किया गया। देन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इंकरेजमेंट टू फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड लास्ट वन इज सेल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल से वर्ड में कहूँ तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा कंपनीज जाने की वजह से गवर्नमेंट को क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। इन टर्म देखो क्या गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, वो जनरली उनका टैक्स ही है, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर जितनी ज़्यादा रहेगी तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। सो प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। इन ब्रॉडर सेंस इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद और विदाउट चेंज इन ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। यानी कि कंपनी तो पब्लिक सेक्टर की ही होने वाली है, यानी गवर्नमेंट की होने वाली है, लेकिन जहाँ पर ट्रांसफर खाली ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ठीक है। In simple words, privatization refers to process that reduce the involvement of public sector and increase that of private sector in the economic activities. यानी कि जहाँ पर क्या होगा, जो पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है कंपनी में उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज कर दिया जाएगा, ओके। इसके कौन कौन से मेजर्स है, सबसे पहला मेजर है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या कि जो लोग पहले पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते थे अब वो प्राइवेट सेक्टर में करेंगे, ठीक है। सो इट इज एक्ट ऑफ सेलिंग शेयर्स ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट to the private sector. Example, disinvestment of Maruti, ITDC hotels, IPCL, BSNL। यानी कि ये सारे जो भी शेयर्स है उन्हें क्या किया, प्राइवेट सेक्टर में क्या कर दिया गया, इन्वेस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ नहीं होगा शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिजर्वेशन पॉलिसी। अब इसका मतलब क्या, रिजर्वेशन पॉलिसी का मतलब क्या है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 रिजर्व 70 इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर। यानी कि 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर में कंसिडर की जाती थी, बट NEP नेशनल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने इसे रिड्यूस करके 8 कर दिया, ठीक है, 8 कर दिया ग्रेजुअली टू 3 and 2 एंड फिर उसको 3 किया, फिर उसको 2 कर दिया। राइट नाउ हमारे पास दो ही ऐसी इंडस्ट्रीज है जो किस में आती है, पब्लिक सेक्टर में आती है। तो पहला क्या है, रेलवे है, दूसरा एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है
establishment of BIFR, that is Board of Industrial Financial Reconstruction. So National Economic Policy has set up Board of Industrial and Financial Reconstruction to take decision regarding sick public unit. यानी कि सिक पब्लिक यूनिट का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज लास्ट बहुत सालों से अगर लॉस कंटिन्यू जनरेट कर रही है तो ऐसी कंपनीज को सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट कहा जाता है. बाय द एंड ऑफ 1996 सो 188 केसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट वेयर रिफर टू BIFR, यानी कि उनको रिफर्ड किया गया ताकि उन्हें उनका जो भी मतलब लॉसेस हो रहा है कंटिन्यू उसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन आ सके, यानी कि वो प्रॉफिट बेयर कर सके. नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ नेशनल रिन्यूएबल पॉलिसी. अब इसने क्या किया, व्हेन द लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट आर क्लोज द वर्कर हैज टू फेस द वर्क प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, एंड दिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट क्रिएटेड नेशनल रिन्यूएबल पॉलिसी. अगर एक सिंपल सा वर्ड बताऊं तो नेशनल रिन्यूएबल पॉलिसी क्या है. नेशनल रिन्यूएबल पॉलिसी ये NRV ये है, या नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड वो है. जैसे कि क्या होता था पहले की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती थी वो जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत लॉन्ग टाइम तक लॉस बेयर करने की वजह से वो क्लोज कर दी जाती थी, एंड फॉर दिस रीज़न जो उसके वर्कर होते थे उनको अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का सामना करना पड़ता था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड बनाया जिसने क्या किया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि जो वर्कर बहुत टाइम से क्या फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको कंपेंसेट किया जाएगा ताकि वो और उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट भी दी जाएगी. वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ये होता है कि हम अपने खुद से अगर रिटायरमेंट लेते हैं तो वो इनवॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाता है, और अगर कंपनी घोषित कर दे कि आपको रिटायर्ड किया जाता है और आपका पूरा जब तक आजीवन वो रहेगा उसको क्या किया जाएगा, कंपेंसेट किया जाएगा. तो इसीलिए NRB को बनाया गया था. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा नवरत्न स्टेटस. अभी नवरत्न स्टेटस का मतलब क्या, ड्यूरिंग 1997 टू 1998 9 पब्लिक सेक्टर यूनिट वेयर सिलेक्टेड एंड गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्न. अब नवरत्न क्यों दिया जाता है, जब बहुत टाइम से गवर्नमेंट की कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो ऐसी कंपनी को नवरत्न से घोषित किया गया था. पहला है IOC नेशनल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, एंड IPCL इंडियन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड NTPC दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. ये 9 ऐसी इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट थी जिसे 1997 से 1998 में नवरत्न का अवार्ड दिया गया. ठीक है. अब इसमें कुछ कैटेगरीज थी, जैसे कि पहली कैटेगरी ये है कि मिनी रत्न कंपनीज, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. 2002 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है. इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2002 में और इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया. पहली कैटेगरी क्या थी, मिनी रत्न कैटेगरी 1, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर कंपनी शुड हैव मेड प्रॉफिट इन लास्ट 3 years कंटिन्यूसली एंड द प्री टैक्स प्रॉफिट शुड बी 30 crore एटलीस्ट फॉर 3 years. अगर 3 साल में वो 30 करोड़ तक प्रॉफिट अगर जनरेट करती है तो वो मिनी रत्न की कैटेगरी में आएगी. ठीक है. दूसरी मिनी रत्न कैटेगरी क्या थी, अ पब्लिक सेक्टर कंपनी कैन बी कॉल्ड एज मिनी रत्न इफ इट हैज़ कंटिन्यूसली मेड अ प्रॉफिट लास्ट 3 years एज वेल एज हैज़ अ पॉजिटिव नेटवर्थ. अगर वो 3 साल से प्रॉफिट करने के साथ साथ उसका पॉजिटिव नेटवर्थ भी है तो ऐसी इंडस्ट्रीज को, ऐसी कंपनीज को मिनी रत्न कैटेगरी 2 में फिट किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आता है महारत्न. अब इसमें कौन सी कंपनीज आती हैं, महारत्न कैटेगरी फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर
was introduced in 2009 with the objective of empower Mega to expand their operation and emerge as a global giant and become a multinational company. जो कंपनीज नेशन लेवल पे काम करती थी उन्हें एक्सपांड किया जाए और मल्टीनेशनल कंपनी के लेवल पे लाया जाए. ये जो टर्म है उसे महारत्न कंपनीज के नाम से भी जाना जाता है. तो ये थे हमारे प्राइवेटाइजेशन के गवर्नमेंट के मेजर्स. पहला मेजर्स था डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरा है रिजर्वेशन पॉलिसी, तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ BIFR, चौथा है क्रिएशन ऑफ रिन्यूएबल नेशनल रिन्यूएबल बोर्ड, फिफ्थ है नवरत्न महास्टेटस. ओके, अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.